हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज की जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 9 है, मृदा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जो है क्लास का डिस्कशन कर चुके हैं, एमसीक्यू भी जो है कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, मृदा, जैसे कि हमें पता है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन में से मिट्टी जो है, जिसे हम लोग मृदा कहते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो ये पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रख कर तथा उन्हें जल और पोषक तत्व की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। तो ये भाई, तो आपको बचपन से आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि ये जो मिट्टी है, मिट्टी का काम क्या रहता है, तो जड़ों को जो है पकड़ के रखना और पेड़ और पौधे को जो है जल और पोषक तत्व जो है प्रदान करना। तो इसी तरीके से देख सकते हैं हम लोग कि कृषि के लिए जो है ये आपकी मिट्टी जो रहता है बहुत ही अनिवार्य होती है। ठीक है, तो ये है हमारा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं मिट्टी जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भाई हम जो भी खा रहे पी रहे, जैसे जो भी आप चावल खा रहे हो, ठीक है ना, रोटी खा रहे हो, फिर सब्जियां खा रहे हो, फल खा रहे हो, ये आ कहाँ से रहा। अगर देखा जाए तो ये सब जो पेड़ पौधे से आ रहे हैं, पेड़ पौधे के लिए मिट्टी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मिट्टी ही जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृदा जीवन से भरपूर है। जैसे कि वर्षा ऋतु में एक दिन पहले और बूझों ने मृदा में एक केंचुए को बाहर आते देखा। पहले ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं। आइए हम पता गया। अब यहाँ से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़क नाशक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। आपको पता है ना कि हमारी जो मिट्टी होती है ना, वो ना ही अत्यधिक जो है आपका क्षारकीय होनी चाहिए, ना अत्यधिक जो है आपका अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, अगर अम्लीय है तब भी वो जो रहता है पौधे के लिए जो रहता है मतलब कि सही नहीं रहता है, और अगर क्षारकीय है तभी वो सही नहीं रहता है। तो ये जो प्लास्टिक होती है, जो थैलियाँ होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि मिट्टी को जो है प्रदूषित कर देता है। और अगर ये मिट्टी को प्रदूषित कर देता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए जो है कि हम पॉलीथीन की जो आपकी मतलब यूजेस है ना, उसको अभी भी उसकी इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगाया गया है। ये तो आपको पता होगा। और अभी भी प्लास्टिक का जो है बहुत जगह जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका कारण यही है। यहाँ पे देखिए, इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए। जैसे कि केचुआ केचुआ जो निकला ना मिट्टी से, ठीक है, तो वो क्या करता है, मिट्टी की जो उर्वरता होता है ना, वो सब बढ़ाता है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं ये सब क्या होता है, किसानों का दोस्त होता है ना। देखिए, क्या आपके, देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है ना, हम उन्हीं चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि एक ह्यूमस वर्ड होता है, और एक हम लोग जो उर्वरक जो देखते हैं, ठीक है ना, उर्वरक हिंदी में उर्वरक क्या होता है, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो मिट्टी की जो जो मिट्टी जो रहती है उपजाऊ नहीं रहती है, तो उसकी उपजाऊ मतलब कि उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग उर्वरक डालते हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ह्यूमस क्या होता है ना, जैसे कि मिट्टी में जो ऊपर वाला जो भाग रहता है ना, उसमें जितनी भी आपका सड़े गले जीव पदार्थ होता है ना, उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और इसलिए ये जो मिट्टी का जो ऊपर की जो परत होती है ना, वो बहुत ही फर्टाइल रहती है, बहुत ही आपका उपजाऊ रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसलिए जो पानी और जो ये आती है ना, उससे वो अगर बह के चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी को जो है आपका मतलब कि उसकी उर्वरता को वो ख़त्म कर देता है। क्योंकि ह्यूमस जी वो पार्ट होता है जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ रहता है। क्यों होता है, तो क्योंकि ये आपका सड़ा गला जीव पदार्थ रहता है। देखिए, यहाँ पे जल और जलवायु की क्रिया से सैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है, और ये प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। अपक्षय क्या होता है, तो हम लोग
ये जानते हैं कि जब हवा चलता है, जब तूफ़ान चलती है, जब पानी आता है, ठीक है? या जलवायु में किसी तरह की परिवर्तन होती है, तो जो बड़े-बड़े चट्टान होती है ना, तो वो जो है आपस में टूटता है, एक-दूसरे से टकराता है, पानी से टकराता है, तूफ़ान से, जल से, हवा से, इस तरीके से टुकड़ा-टुकड़ा मतलब कि इस तरीके से टकरा के वो जो है छोटे-छोटे कणों में जो रहता है टूट जाता है, और वही जो है मृदा का निर्माण करता है। और ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग अपक्षय कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि चट्टानों का टूटना और मृदा का निर्माण होना, ये जो प्रक्रिया होता है अपक्षय कहलाता है। ठीक है? तो जिनसे इसका निर्माण हुआ है, और ये उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। तो कृषि अब हम लोग कह सकते हैं ना कि भाई मृदा की जो प्रकृति वो किस पे निर्भर होती है। तो कहीं न कहीं वो उस चट्टानों पे निर्भर कर होता है जिससे उसका निर्माण होता है, और ये उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है, और किस तरीके की वनस्पति जो है उस मृदा में उगता है ये भी निर्भर करता है। क्योंकि हर वनस्पति जो है वो हर मृदा में नहीं उगता है, ठीक है ना? तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मृदा की विभिन्न परतों से गुजरते वाली ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका अ, मृदा परिच्छेदिका कहलाती है, और प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती है। देखिए क्या है कि मिट्टी की जो होती है ना उसकी भी लेयर होती है, यानी अलग अलग लेयर होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और ये परतें जो है संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। और जैसे कि यहाँ पे देखिए जो मिट्टी की सबसे ऊपर जो परत होती है ना, ठीक है, उसके नीचे वाले परत को सबसे ऊपरी परत को देखते हैं, और उसकी नीचे वाले परत को तो नहीं देखते। तो यहाँ पे यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें, तो हमें मृदा की भीतरी परत भी दिखाई देती है, और ऐसी स्थिति में हम उस स्थान की मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ पे मृदा परिच्छेदिका का मतलब क्या हुआ कि मिट्टी का जो लेयर होता है ना, अलग अलग लेयर होता है, उसको कहा जा रहा है। तो ये जो है हम तो मिट्टी का केवल ऊपर वाला पार्ट को देखते हैं ना, नीचे वाला का तो लेयर को नहीं देखते हैं। लेकिन अगर कोई कुआं खोदा हुआ रहेगा ना, तो देखिएगा जो ऊपर का लेयर रहेगा उसका मिट्टी कुछ और अलग रहेगा, फिर उसके नीचे की जो लेयर होती है उसकी मिट्टी जो रहती है वो थोड़ी थोड़ी अलग होती जाती है, ठीक है? तब हमें जो रहता है यहाँ पे आपकी मिट्टी का लेयर को देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर वाली जो शस्त्र स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि ये ह्यूमस, अब देखिए जो हमने बताया था ना, जो ऊपर वाली जो रहती है उसमें ह्यूमस रहता है, इसलिए वो जो रहता है गहरे रंग का रहता है, और वो खनिजों से भी जो रहता है समृद्ध होता है। इसलिए ह्यूमस मृदा को जो रहता है क्या बनाता है, उर्वर बनाता है, मतलब उसकी मतलब कि उर्वरता जो को बढ़ा देता है, और पादपों को पोषण प्रदान करता है, ठीक है? तो ये सब इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ह्यूमस जो रहता है कहाँ उपस्थित होती है, ठीक है? तो देखिए ये परत जो है सामान्यतः मृद, सरंद और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। ये इसका फीचर है, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है कि भाई इसका कैरेक्टर क्या है। तो इसी जो है शुष्क मृदा अथवा असंस्तर स्थिति कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए स्टेटमेंट बेस में कि इस संस्तर स्थिति जो होती है या शुष्क मृदा जो होती है उसकी जो है वो आपकी कैरेक्टर क्या होता है या उसकी फीचर क्या होती है, तो ये मृद, सरंद और अधिक जल को धारण करने वाला होता है। ये अधिक उपजाऊ होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है ह्यूमस रहता है। तो शुष्क मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगियों अनेक जीवों को आवास प्रदान करती है। छोटे पादपों की जड़ पूरी तरह से शुष्क मृदा में ही रहती है। और देखिए आप देख सकते हैं जितने भी आपका जीव जंतु है, जैसे कि कृंतकों हो गया, छछूंदर हो गया, और शुष्क मृदा कृमियों या भृंगियों, ऐसे जीवों का ये जो है आवास मतलब आश्रय प्रदान करता है। और ठीक इसके नीचे की जो परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होता है। याद रखिएगा ह्यूमस तो कम रहेगा लेकिन खनिज अधिक रहेगा, और ये थोड़ी कठोर होती है और घनी होती है, और इसे हम लोग बी स्वस्थ स्थिति कहते हैं या मध्य परत कहते हैं। उससे ठीक नीचे वाला जो रहता है उसको हम लोग सी कहते हैं, यानी तीन ही स्तर जो है। फिर ये आधार सेल है, ठीक है, जो सबसे नीचे वाला है, जो कि दरारों और विंद्रों युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। और इस परत के नीचे जो रहती है आधार सेल होता है जो कठोर होता है, और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है, ठीक है? तो ये था हमारा मृदा परिच्छेदिका। उम्मीद करते हैं ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आ गया, कहाँ से क्वेश्चन मिल हमें आ सकता है, ठीक है?
अगर ऐसे ही देखें तो मृदा के प्रकार क्या हैं, तो जैसे कि मृदा के प्रकार में आप देख सकते हैं, जैसे कि आप सेल के अपृच्छ से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी क्ले सम्मिलित होती है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल सेल पर निर्भर करता है जिससे उसकी कण बने हैं। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। यानी जो सेल होते हैं उसके जो कण होता है और ह्यूमस जो रहता है उसी को हम लोग मृदा कहते हैं। जीवाणु जो भी होती है ना, केंचुआ, ये जो रहता है उसका महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, तो मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कण का अनुपात अधिक होता है तो उसको हम लोग बलुई मृदा कहते हैं। तो देखिए अब मृदा के क्या क्या प्रकार होता है, कैसे उसको जो है हम लोग विभाजित करते हैं। तो अगर वो उस मृदा में अगर बड़ा कण रहता है तो उसी को हम लोग बलुई मृदा कहते हैं। यदि बारीक होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका मृण्मय मृदा कहलाती है। ठीक है, अधिक होता है कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो मृण्मय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा जो रहता है लगभग समान होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको दुमटी मृदा कहते हैं। और मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृण्मय के रूप में किया जा सकता है। तो 3 प्रकार की मिट्टी होती है। कौन कौन सी होती है? बलुई होती है, दुमटी होती है, मृण्मय होती है। अगर आपका जो बड़ा कण ज़्यादा रहेगा, छोटा कण कम रहेगा तो उसको बलुई कहेंगे। अगर छोटा कण ज़्यादा रहता है ठीक है, तो उसको हम लोग मृण्मय कहते हैं। अगर छोटा कण और बड़ा कण दोनों एक समान रहता है तो उसको हम लोग दुमटी कहते हैं। ठीक है, तो मृदा के कणों को अमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होती है। तो देखिए जैसे कि आप बालू पकड़िए ना, बालुई मिट्टी जब देखिएगा तो देखिएगा उसको अपना एक मतलब कि जब पानी डालिएगा तो वो आपस में एक दूसरे से सटते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं होता ना, क्योंकि उसमें जो रहता है ना, स्थान जो रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है और उसमें हवा भरा हुआ रहता है। ठीक है, स्पेसेस रहता है इसलिए। और बालू के कणों के बीच के स्थानों में से क्या रहता है, जल जो रहता है तेजी से जाता है। बलुई मृदा हल्की शुष्कातित और शुष्क होती है। और मृत्तिका चिकनी मिट्टी के कण जो रहता है ये बहुत छोटा होता है, इसलिए जो है वो जो चिकनी मिट्टी रहती है ना, अगर उसमें आप पानी डालिएगा देखिएगा बहुत ही आसानी से जो रहता है एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है और चिकनी मिट्टी में वायु भी कम होती है। और क्या होता है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और ये दोनों के बारे में। तो ये था हम लोग का चिकनी मिट्टी और बलुई मृदा के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। यहाँ देखिए पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी श्रेष्ठ मृदा दोमट है और दुमटी मृदा बालुई, चिकनी मिट्टी और खाद नामक अन्य प्रकार की मृदा कणों का मिश्रण होती है। खाद नदी तालाब में निक्षेप के रूप में पाई जाती है और खाद कणों का आमाप यानी बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। ठीक है ना, तो आप देख लिए कि कितने प्रकार की मिट्टी होती है, उसकी क्या क्या जो आपकी फीचर्स होती है, जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हम लोगों का मृदा का गुण है। तो देखिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हम जो भी यहाँ से पढ़ के जाएंगे अच्छे से पढ़ के जाएंगे ताकि हमें वहाँ पे दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो बस नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत लंबा होता है और एक ही क्लास में डिस्कस करना मतलब कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भी बोर हो जाइएगा और हम नहीं चाहते कि आप बोर हो। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।